द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। देखो रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इसी पे डिपेंड करती है कि फिर जो रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में यदि हम लोग बात करें, रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड को हम लोग देखेंगे, कंसीडर करेंगे, देन फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि CSK फ्री रेडिकल सबसे बाद में होता है। ठीक है, या तो इस तरह से हम लोग देख लें, या फिर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा, रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। तो हम दोनों फैक्टर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आप इसमें इस वाले ऑप्शन में देखो C6H5 C रेडिकल C6H5, और यहाँ आपको दिया हुआ है C6H5, मतलब ये जो रेडिकल है तीनों तरफ से क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। मोर रेजोनेंस इज पॉसिबल, मोर रेजोनेंस इज पॉसिबल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि C6H5 का होल ट्वाइस, और यहाँ आपको दिया हुआ है CH, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या होगा, ये दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। देन फिर उसके बाद हम लोग देखें CH3 का होल ट्वाइस कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ यदि आप देखोगे तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, और यदि आप लोग इसमें चेक करोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 9, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो हमें चेक करने वही जैसे हमने कार्बोकेटायन में चेक किया था, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग रेडिकल्स में भी चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें चेक करते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, CH3 का होल ट्वाइस CH। तो यहाँ पे जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, और ये वैसे भी 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो 2 डिग्री के बाद में ही आना है। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कंसेप्चुअल माइंड मैपिंग के साथ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझना है कि स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो किस कंसेप्ट पे मेनली डिस्ट्रैक्ट होता है, या उसको कौन सा जो कंसेप्ट है वो हिट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस जैसे SN1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे कई रिएक्शंस इसमें दिए हुए हैं जिसमें भी GOC का एप्लीकेशन लगा हुआ है। तो आप सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छे से कंसेप्चुअली जो अप्रोच है उसको अच्छे से समझें, और उसके बाद बिल्कुल कंसेप्चुअली माइंड मैपिंग से स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट ना होने देंगे। कंसेप्चुअली उसकी जो स्टूडेंट्स है उसकी माइंड मैपिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के सेशन में ये आपकी पूरी DPP होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।